You need data for biostatistics and you need sample for data. बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डेटा और एक सैम्पल। अब हम आगे समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सैम्पल क्या होता है, एक बड़ी पॉपुलेशन का पार्ट होता है। हम एक पूरी बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, या हम अगर उसको स्टडी करने गए तो हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, हमें ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उस बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाता है जिसे हम सैंपल बोलते हैं, जो कि उसी पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। सैम्पलिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है सैंपल को सेलेक्ट करने की पॉपुलेशन के अंदर से। अब इस सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं कि इससे कॉस्ट, टाइम और मैन पावर तीनों कम रिक्वायर होता है। दूसरी चीज़, अलाउज थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिट्स। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 12 लोग को इन्वेस्टिगेट करना है, वो भी 12 घंटे के अंदर, तो आपके पास हर एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1 घंटा है। बट अगर मैं आपको वहीं 100 लोग दे दूं और टाइम 12 घंटे रखूं, तो आप इन्वेस्टिगेट तो कर पाओगे बट आपको वो सब जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगे। तो सैम्पलिंग के थ्रू क्या होता है, नंबर ऑफ़ पीपल कम हो जाते हैं, जिससे हम उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सैम्पल के आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सबसे पहला उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के लिए हम जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। दूसरा, रिप्रेजेंटिवनेस, जो सैंपल होना चाहिए वो उस पॉपुलेशन का ही पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सैंपल है वो बाहर की किसी दूसरी पॉपुलेशन का है। जिस जगह हमें स्टडी करनी है सैंपल वहीं का होना चाहिए। मेजरेबिलिटी, कि हम सैंपल के एक्सटेंट का पता लगा सके कि सैंपल कितने अमाउंट में हमारे पास हैं। चौथी चीज़, साइज़, सैंपल का साइज़ इतना लार्ज होना चाहिए कि मैं उसमें वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकूं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे सपोज़ कि मैं 100 लोग लेता हूं तो उसके अंदर 40 साल के लोग भी इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, 30 साल के लोग भी इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं कैंसर की स्टडी कर रहा हूँ तो उसमें स्मोकर्स भी इंक्लूड होने चाहिए, नॉन स्मोकर्स भी इंक्लूड होने चाहिए, मेल्स का भी नंबर होना चाहिए, फीमेल्स का भी नंबर होना चाहिए। तो सैंपल का साइज़ इतना होना चाहिए कि मैं उसमें वेरिएबल्स ऐड कर सकूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 4 लोग ले लूँ और उस पर मैं कैंसर की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं प्रॉपर वेरिएबल्स ही सेट नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद कवरेज एसेंशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैंपल की, अगर मैं एक एरिया का ले रहा हूँ तो एरिया के भी किसी एक ही पर्टिकुलर जगह से उसको उठा रहा हूँ, नहीं, वो अलग अलग जगह से लेने हैं मुझे, एक पर्टिकुलर एरिया के भी। उसके अलावा ये गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए सैंपल का कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए जैसा हमारे पास सैंपल है। फिजिबिलिटी, जो सैंपल की डिज़ाइन होनी चाहिए वो एकदम सिंपल होनी चाहिए ताकि हम उस पर ईज़िली स्टडी कर सकें, उस वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म नहीं होना चाहिए सैंपल का। उसके बाद वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितनी भी स्टडी होती है उसमें इतना पैसे का नहीं देखा जाता, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स पे कोई कंपनी खुद के लेवल पे स्टडी करवा रही है तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस उसकी देखती है कि उसका जो सैंपल होना चाहिए वो एडिक्वेट होना चाहिए, उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने बात करी सैंपल की सारी आइडियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब हम सैंपल को सेलेक्ट कैसे करेंगे। सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है पर्पसिव सिलेक्शन, एक है रैंडम सिलेक्शन। पर्पसिव सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज़ आप एक फ्रूट मार्केट में गए, आपके सामने 100 एप्पल पड़े हैं, आपको उनमें से 10 एप्पल निकालने हैं। तो आपका जो पर्पस होगा वो ये होगा कि आप जितने भी फ्रेश एप्पल्स होंगे वो सेलेक्ट करेंगे उन 100 के अंदर से, ठीक है। तो इसे मैं बोलूँगा पर्पसिव सिलेक्शन, यानी कि जो भी सिलेक्शन है सैंपल का वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर या फिर इन्वेस्टिगेटर के ऊपर जो कि उस स्टडी को कर रहा है। तो पर्पसिव सिलेक्शन यानी कि खुद इन्वेस्टिगेटर अपने ही डिसीजन से सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है। दूसरा है रैंडम सिलेक्शन, जैसे कि आप लॉटरी सिस्टम में देखते हैं कि उसमें सब कुछ रैंडम होता है कि किसी का भी नंबर आ सकता है। तो रैंडम सिलेक्शन और पर्पसिव सिलेक्शन, ये 2 तरीके हैं सैंपल को कलेक्ट करने के। पर्पसिव सिलेक्शन में और ज़्यादा नहीं है। रैंडम सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसका सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसा मैंने आपको बताया लॉटरी मेथड, कि आप बहुत सारे लोगों के नाम या नंबर्स उसमें लिखकर उनकी लॉटरी सिलेक्शन करते हो।
और उनमें से जितने भी लोग निकल के आते हैं वो आपके सैंपल का पार्ट होते हैं। या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, हम बहुत सारे नंबर्स एक टेबल के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, और उनमें से रैंडमली किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारे सैंपल का पार्ट होता है। उसके बाद आता है सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि अगर मुझे 200 लोगों में से 20 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे हर 10 लोगों के बाद एक इंसान को सेलेक्ट करना है। सपोज़ कि अगर मेरे पास 200 लोग हैं तो मैं 20 लोग कौन से सेलेक्ट करूँगा, 10, 20, 30, 40, 50 इस नंबर के लोग मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो जिससे मेरे पास टोटल 20 लोग आ जाएंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम जितनी भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेटा के अंदर। स्ट्रेटास क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मैंने उस पॉपुलेशन के अंदर मेल्स को अलग कर दिया, फीमेल्स को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मेल्स को फर्दर डिवाइड किया, 20 साल के मेल्स अलग, 30 साल के मेल्स अलग, 40 साल के अलग, ठीक है। फीमेल्स को भी ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको और भी आगे डिवाइड कर सकता हूँ कि इसमें भी स्मोकर्स कौन है और नॉन स्मोकर्स कौन है, ऐसे करके मैं बहुत सारे स्ट्रेटम में इनको डिवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं हर एक स्ट्रेटा से डिज़ायरेबल नंबर के सैंपल उठाऊंगा। जैसे अगर मुझे 100 चाहिए या मुझे 60 सैंपल चाहिए तो मैं 10 ये लूँगा, 10 ये लूँगा, 10 ये लूँगा, तो ऐसे करके मैं डिज़ायरेबल नंबर के सैंपल्स निकाल सकता हूँ। और उसमें मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कि उनकी एज क्या होनी चाहिए और उनका जेंडर क्या होना चाहिए। तो ये वो होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी ही लोग ग्रुप्स में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि विलेज, वार्ड्स, ब्लॉक्स, स्कूल्स। स्कूल एक अलग पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है, वार्ड एक अलग है, ब्लॉक एक अलग जगह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पॉपुलेशन को बना रही हैं, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जैसे स्टडी करनी है कोई, तो मैं स्कूल में से 10 लोग ले लूँगा, ठीक है, विलेज में से 10 लोगों को ले लूँगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें से 10 लोगों को उठा लूँगा। तो ऐसे करके मैं क्लस्टर सैम्पलिंग करूँगा, यानी कि मैं एक जगह से क्लस्टर्स में लोगों को उठाऊँगा। जैसे कि अगर मुझे रेडियोलॉजिकल हज़ार्ड्स के ऊपर स्टडी करनी है तो मैं हॉस्पिटल्स में जाकर वहाँ के रेडियोलॉजिस्ट को एज अ सैम्पल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, या फिर वहाँ के टेक्नीशियंस को सेलेक्ट करूँगा। ऐसे करके मैं अलग अलग जगह से सैंपल ले सकता हूँ। तो ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है ये सिंपल होती है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, बट इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी फेज सैम्पलिंग। मल्टी फेज सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि मैं सेलेक्ट करता जाता हूँ कि मुझे किन किन लोगों को सैंपल्स में इंक्लूड करना है, जैसे कि, बट ये रैंडमली होता है, ऐसा नहीं होता कि ये पर्पसिव है, ये रैंडमली है। देखिए, सबसे पहले है फेज़ 1। इसके अंदर जैसे सपोज़ मैं एक पूरे स्कूल में गया, मैंने पूरे स्कूल को एज अ सैम्पल सेलेक्ट किया। फिर मुझे मेरी पर्टिकुलर स्टडी के लिए ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है, तो मैं उनमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करूँगा जिनकी ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। तो इसको मैंने फ़ेज़ 2 में डाल दिया। अब फ़ेज़ 3 में मैं उन बच्चों को सेलेक्ट करूँगा जिनको नीड है एक्सट्रैक्शन की। तो ऐसे करके मैं उनको फेजेस में डिवाइड करता जाऊँगा और अपने सैंपल्स को कलेक्ट करता जाऊँगा। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बिल्कुल मल्टी फेज़ की तरह ही है। इसमें हम स्टेजेस में करते हैं सैंपल्स को डिवाइड। जैसे पहले मैंने कंट्री लेवल पर सैंपल की बात करी, फिर मैं और नीचे आऊँगा टाउन एंड स्टेट लेवल पर, फिर मैं और नीचे आऊँगा एरिया लेवल पर। ऐसे करके मैं उसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। सैम्पलिंग में कुछ एरर्स आते हैं, जैसे कि कवरेज एरर, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में तो आ जाते हैं, ठीक है, पर बाद में वो कोऑपरेटिव नहीं होते, वो एज ए सैम्पल का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो कवरेज एरर आ जाता है। ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाता है कि इंटरव्यूअर जो है वो जल्दबाजी में या फिर वो अपनी जैसे लेजीनेस की वजह से कभी कभी ढंग से ऑब्ज़र्व नहीं करता, तो उससे ऑब्जर्वेशनल एरर्स आ जाते हैं। या फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ कर रहा है वो सही नहीं है। थर्ड है प्रोसेसिंग एरर, कि सारा डेटा मैंने कलेक्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने उसको प्रोसेस किया, यानी उसमें जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी, तो उन कैलकुलेशंस में ही मैंने एरर कर दिया, तो इसको प्रोसेसिंग एरर बोलते हैं। तो सैम्पलिंग्स में ये एरर आते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा की, ठीक है। जैसे कि हमने सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो यानी कि हमारे पास लोग आ चुके हैं। अब हमें उन लोगों के अंदर से डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि अब मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उनमें से निकालनी है ताकि मैं उसको स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर सकूं,
उसके लिए मुझे चाहिए डेटा। डेटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक क्वालिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो है जो एक पर्सन की क्वालिटी बताता है, जैसे कि एक पर्सन का गोरा रंग उसकी एक क्वालिटी है, ठीक है, वैसे उसका जेंडर उसकी क्वालिटी है, रेस उसकी क्वालिटी है, उसको मैल ओक्लूजन है या नहीं, कैविटी है या नहीं, उसके टीथ का टाइप क्या है, वो उसकी क्वालिटीज़ हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा जो कि होता है आर्च लेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकिंग की, वो कितनी टाइम मतलब कितनी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, एक दिन में कितनी सिगरेट्स लेता है, ठीक है, फ्लोराइड कंसनट्रेशन इन वाटर, ये सारे क्वांटिटेटिव डेटा है, यानी कि इनकी कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा में मैं वो डेटा इंक्लूड करता हूँ जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 5, 100, 96, 3 ऐसे। कंटिन्यूस डेटा वो होता है जिसके अंदर सब पॉइंट्स या फ्रैक्शंस के अंदर यूनिट्स होती है, जैसे कि 3.25, 1.32। तो जो पॉइंट्स के अंदर आता है उसको कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट डेटा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं डेटा की जो सोर्स के बेस पे होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी कि खुद ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर खुद बैठ के वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। सपोज आपको एक स्टडी करनी है ओरल कैंसर पे, तो आप अगर आज से स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो डेटा होगा वो प्राइमरी डेटा होगा, यानी कि आप वो डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हो, खुद इन्वेस्टिगेट करके। बट अगर आपको स्टडी करनी है ओरल कैंसर की और आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के प्रीवियस रिकॉर्ड्स ले सकते हो, ठीक है, कि पिछले 1 साल के जितने भी कैंसर के केसेस उस हॉस्पिटल में आए हैं आप उनके सारे रिकॉर्ड्स ले लो और बैठ के उनका एनालिसिस करो। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसको हम कलेक्ट करके उसका वापस से प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो कैसे कलेक्ट करते हैं? एक तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो ओरल कैविटी का। थर्ड, आप क्वेश्चनियर मेथड लगा सकते हो, जैसे कि आपने एक पैम्फलेट बनवा ली, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए और पूरी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन आपको वो सारे आंसर दे के आपको वापस से वो जमा कराएंगे, तो इससे आपके पास उनका डेटा आ जाएगा। या फिर आप ईमेल्स के थ्रू लोगों को क्वेश्चनियर राउंड प्रोवाइड करा सकते हो, जिससे वो उसके आंसर करके आपको वो डेटा सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये सबसे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव मानी गई, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है और इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है। इन दोनों में कॉस्ट एंड टाइम दोनों ज़्यादा लगता है। अब डेटा हमने कलेक्ट कर दिया, अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको टेबल्स के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं सिंपल टेबल, यानी कि आपने एक चीज़ लिखी, उसके आगे उसका स्कोर लिख दिया। उसके बाद आती है मास्टर टेबल। मास्टर टेबल जैसे हमारे स्कूल का टाइम टेबल होता था, ठीक है, कि मंडे को ये क्लास लगेगी, ट्यूसडे को ये सारी क्लासेस लगेगी, तो वो मास्टर टेबल का एक पार्ट है कि उसके अंदर बहुत सारे डेटास को इंक्लूड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हम एक रेंज को इंक्लूड करते हैं कि ये इस रेंज की चीज़ है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल और सिंपल टेबल, मतलब सिंपल टेबल के अंदर अगर मैं रेंज को डाल दूँ तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल। चार्ट्स में हम देखते हैं सिंपल बार, मल्टीपल बार एंड प्रोपोर्शनल बार। सिंपल बार में हम किसी एक ही एंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीपल बार्स के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल बार और मल्टीपल बार एक जैसे ही होते हैं, बट इसका जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टिकल होता है और इसका प्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट आजकल आप टीवीज़ में भी देखते होंगे कि है ना, कि बहुत सारी चीज़ों में दिखाते हैं कि इतनी पॉपुलेशन इस जगह पर है, इतना पॉल्यूशन रेट है, तो इसको हम पाई चार्ट के रूप में फॉर्म में दिखाते हैं। लाइन डायग्राम्स भी फ्रीक्वेंसी बताता है कि पहले क्या स्कोर था, फिर वो कितना कम हुआ, फिर वो कितना बढ़ा, तो ये एक लाइन डायग्राम है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ऐसे ही है हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि बार डायग्राम्स के अंदर जो दो बार्स होती है उनके बीच में स्पेस होता है, बट हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता। मैप के अंदर स्पॉट मैप्स हो सकते हैं, शेडेड मैप्स हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्कैटर्ड डायग्राम्स आ सकते हैं। पिक्टोग्राम की पिक्चर के फॉर्म में मैं उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ।